आदाब, मैं हूँ आपके साथ अरसला खान और आवाज़ द वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं आप। राजस्थान की लघु चित्रकला को देश दुनिया तक पहुँचा रहे हैं शाकर अली साहब, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक पद्मश्री विजेता भी हैं, जिन्होंने अपने बचपन के सपने को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने में अपनी जी-जान कोशिश की है। इसी के साथ वो आज की नई पीढ़ी के लिए भी अपनी इस अनुभव को, अपनी इस विरासत को बहुत सँभाल कर रखे हुए हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है आवाज़ द वॉइस में। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। नमस्कार, आदाब। मेरे सुनने वालों को भी बहुत-बहुत नमस्कार, आदाब। शाकिर सर, आपका ये बचपन का सपना है, मिनिएचर आर्ट, तो कैसे आप इसको इतने आगे तक ले आए हैं? वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। आज आप इंटरनेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए आपको कई अवार्ड भी मिले हैं, पद्मश्री मिला है। तो आपका वो जो बचपन का सपना था, वहाँ से बताइए हमारे दर्शकों को, कहाँ से शुरुआत हुई? आइडिया कहाँ से आया? देखिए, ऐसा है कि मैं जब छोटा था, मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर कोई कला है, कोई आर्ट है। लेकिन हाँ, मैं सुना करता था कि मेरे जो ग्रैंडफ़ादर थे, वो एक अच्छे आर्टिस्ट थे, कोड आर्टिस्ट थे अवध स्कूल में। तो जी, वहाँ और कुछ हेरिडिटी वहाँ से चली और मेरे फादर तो आर्टिस्ट नहीं बन पाए, लेकिन हो सकता है उन्हीं की जो उनकी जो विरासत है, वो मेरे अंदर या हुँ, कहीं न कहीं कला मेरे अंदर आई, तो मैंने जी, उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया। और हुँ, उसी हिसाब से जब मैं छोटा था, तो बहुत जी, छोटपन में बहुत सारी मैं मेरी दोस्त भी बताते थे, मेरे मेरे जो है ना फैमिली में मेरी मदर भी बताती थी कि कुछ ना कुछ दीवारों पर इन पे कुछ बनाता रहता था, कभी फूल तो कभी कोई फिगर, कभी कोई पहाड़, कभी झरने, कभी खजूर के पेड़। तो वो मैं ऐसे बनाया करता था और कई बार ऐसा भी होता था कि अपनी पॉकेट में अपनी शर्ट की जेब के अंदर कुछ चौक होते थे रंगीन, कुछ जो है ना हुँ, कोले होते थे। उन कोलों को ले जाके दीवारों पर उससे कुछ अलग-अलग आकृतियाँ, कलर से उकेरता था। लेकिन हुँ, उसमें मेरा जो था ना, कहीं हुँ, न कहीं कोई आर्ट था, वो बाहर आना चाहता था। और हुँ, एक बार की मैं बात बताऊँ कि एक हमारे जब मैं बड़ा हो गया काफ़ी दिन म अच्छा खासा, मतलब तकरीबन मेरी उम्र होगी 10 साल, 10-12 साल, 15 साल की। तो जी, मेरे एक पड़ोस में एक सीआई साहब रहते थे, तो वहाँ उनकी दीवार उन्होंने व्हाइट वॉश कराई हुई थी बहुत बढ़िया, सब कुछ दिन पहले ही। मैंने कॉलेज ले जाकर और अपने चौक ले जाकर वहाँ पर उनकी दीवार पर एक बहुत ही खूबसूरत सीनरी बनाई और बहुत देर टाइम तक बनाता रहा। इत्तेफ़ाक से हुँ, सीआई साहब जब घर से बाहर आए, उन्होंने देखा, अरे! ये तो मैंने व्हाइट वॉश कराया था, इस लड़के ने क्या कर दिया? उनको बड़ा ज़ोर का गुस्सा आया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जो है ना मेरे फ़ादर के पास, "किसके लड़के हो तुम?" मैंने बताया, "मैं हाँ, मेरे फ़ादर साबिर अली हैं, चुन्नू मियाँ, उनके बेटा हूँ।" "अरे! उनके बेटे हो? चलो तुम्हारे वालिद के पास चलो।" और वो मुझे ले आए और लाने के बाद में मुझे मेरे फ़ादर के पास आते-आते उनका शायद ज़हन बदल गया। उन्होंने आके बहुत तारीफ़ की कि भई शाकिर साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। इन्होंने मेरी दीवार पे बहुत ही खूबसूरत सीनरी बनाई है और मैं इसलिए लाया हूँ आपके पास कि भई इनको किसी अच्छे गुरु के पास बिठाओ और एक अच्छा आर्टिस्ट बनाओ। तो ये उन्होंने उनका जो एप्रिसिएशन था या उनका हाँ, बड़प्पन था, ये मेरे दिल पे बड़ा घर कर गया। बहुत मुझे लगा कि जो है ना मेरे अंदर कोई कला है या उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा। मैं सोचा तो ये था कि मेरी शिकायत करेंगे और शिकायत हुँ, करने के बाद जो है ना मुझे डाँट पड़ेगी, नाराज़ होंगे फ़ादर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ मुझे एक एप्रिसिएशन मिला और वो आज तक मेरी ज़िंदगी में एक निशान बन के रह गया है कि मेरे साथ ऐसे भी लोग होते हैं, इतने बड़े लोग, जिस तरह की उनका जो ख़्यालात होते हैं, तो बड़े ही होते हैं। तो वहाँ एक आर्ट था, दूसरा ये था कि जब मेरे फ़ादर मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने मुझे हाँ, मैं उस सवाल पे एक आना चाह रही थी दरअसल जी। कि क्योंकि आपके माता-पिता चाहते थे आप डॉक्टर बनो, तो डॉक्टर से लघु चित्रकला, वो सफ़र आपको कैसा कैसा रहा? और जब माँ-बाप का सपना होता है, तो वो बच्चों पर
बच्चों को यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारे तरीके से ही चीज़ें करे। लेकिन जब एक चीज़ निकल के आती है और इस दौर में तो जनरेशन गैप नहीं है, माँ-बाप समझते हैं। पर पहले का दौर थोड़ा मुश्किल था, माँ-बाप को समझाना मुश्किल होता था। जैसे हमारे अम्मी-अब्बू भी बताते हैं कि उस दौर में चीज़ें अलग थीं। तो आपने कैसे मैनेज किया? जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हर पेरेंट्स का ये सपना होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। भारत में तो हुँ। यही है। उसकी कोई एक्टिविटीज़ या कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। पेरेंट्स का उनका तो हाँ। एक ही रुझान होता है कि वो मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तो उसी तरह से मेरे फादर की भी ये मंशा थी, मेरे पेरेंट्स की मंशा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। और छुटपन जी। से मेरे कुछ चश्मा भी लग गया था, तो चश्मा लगाने के बाद मैं कुछ डॉक्टर उनको दिखाई देता था कि मेरे अंदर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर बन बन सकता है ये। बल्कि मेरी जो खालाएँ थी, वो तो मुझे डॉक्टर शाकिर के नाम से ही बुलाती थी बचपन में। तो मैंने बायोलॉजी ले ली और लेने के बाद मैं उसके ऊपर स्टडी करी, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि मैं मतलब मेरे पास जो बायोलॉजी ज़्यादा चल नहीं पाई और मैं डॉक्टर तो नहीं बना। लेकिन कहीं न कहीं एक कला थी जो मेरे चार्ट्स थे, बायोलॉजी चार्ट्स थे, उन चार्ट्स को हुँ। लेके मैं बहुत रच-रच के बनाता था, बहुत अच्छे कलर भरता था। तो वो जो मेरे अंदर जो आर्ट था, कला थी, वो उन चार्ट और मेरी जो फाइल थी, हमेशा उसमें गुड मिला करता था, वेरी गुड मिला करता था। उसको बड़ा एप्रिसिएशन मिलता था मुझे स्कूल के तो अंदर, तो आपने जब मैंने उस अपने अब्बू हिसाब को बताया कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे अपना सपना पूरा करना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, वो तो बहुत नाराज़ थे, खफ़ा थे कि भई पढ़ाना चाहते थे, मुझे अच्छा एजुकेटेड बनाना चाहते थे, मैं इकलौता लड़का था। तो वो चाहते थे कि भई कुछ अच्छा पढ़ लिख के कुछ बन जाए, अच्छा नाम करे और आगे जाए। लेकिन जब मैं कला के क्षेत्र में लग गया, फिर धीरे-धीरे मैं कुछ ऐसे आर्टिस्टों में या किसी कंपनी में मैंने वहाँ जॉइन किया, आर्ट इंस्ट्रक्टर की हैसियत से। तो वहाँ फिर मैंने सोचा कि मैंने धीरे-धीरे करके इस ड्यूरेशन में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था, बीए कर लिया था और हुँ। क्योंकि मेरे पास बायोलॉजी चल नहीं पाई थी, तो फिर मैंने फैकल्टी चेंज करके आर्ट साइड ले ली हाँ, थी। फिर मैं आर्ट्स कॉलेज अच्छा। में चला गया था। जब वहाँ से मेरी क्वालिफ़िकेशन पूरी हुई, उसके बाद से मैं पूरी तरह से कला में मैंने फ़ोकस किया और एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रह के मैंने कुछ सीखा, 2-3 साल मैंने वहाँ भी उनसे सीखा, कलर स्कीम सीखी। तो वो हुँ। फिर मेरा सिलसिला चल पड़ा और मैं कला की तरफ रुझान हो गया। लेकिन मेरे पेरेंट्स हकीकत में कोई मतलब खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि ये एक अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंसान हुआ, पढ़ा-लिखा वो बने, इंजीनियर बने या अच्छा, डॉक्टर बने। शाकिर साहब जैसे कई बार ऐसा होता है कला को आपने भी ये चीज़ से एग्री किया कि कला को इतनी तवज्जो नहीं मिलती है। तो आप क्या मानते हैं जैसे जो कला करता है, जो मिनिएचर आर्ट में है और भी आर्टिस्ट होते हैं हम देखते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि एक आर्टिस्ट की सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? क्योंकि हमें लोगों को तो लगता है कि तो आम बात है, आता है उसकी उसको कोई सराहता नहीं है। तो आप क्या मानते हैं इस चीज़ के लिए? नहीं देखिए, कला तो एक खुदा की गॉड गिफ्ट है ये। हर इंसान में नहीं बिल्कुल, होता, किसी-किसी इंसान में इतनी सलाहियत होती है और ये ऊपर से आती है। ये गॉड गिफ्टेड हाँ। होती है कि जो या फिर कोई हेरिडिटी होती है जो हमारे खून में होती है, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ़ोरफ़ादर से आती है। हुँ, तो मैं तो ये मानता हूँ कि एक कलाकार के का मतलब बनाए नहीं जाते बल्कि पैदा होते हैं। अच्छा, कलाकार खुद अपने आप में एक पैदा होते हैं और वो आने के बाद में अपनी कला का जो अगर उनको एक मौका मिलता है, तो वो एक अच्छी कलाकृति बनाकर एक कलाकार बनकर दुनिया में नाम रोशन करते हैं, सबसे जैसे कि मुश्किल बात इसमें वो जो क्या अपने आप होती है? में जी? इसमें सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? मुश्किल कुछ भी नहीं होता अगर वो करता है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट वाली बात है कि आप कितना प्रैक्टिस करेंगे, जिस-जिस चीज़ पे आप हुँ, स्टडी करेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपकी जो कलाकृति कोई भी बनाते हैं, तो उसमें वक़्त का पता नहीं चलता। आपको ये भी पता नहीं चलता कि भई आप मेरे सामने से कौन गुज़र गया, कितना वक़्त हो गया, कुछ नहीं होता और वो हुँ, लगा रहता है और बड़े जुनून के साथ कोई काम किया जाता है, तो उसमें सब चीज़ आसान हो जाती है। इतना कोई मुश्किल नहीं होता और कोई भी काम हो जो अगर लगन से किया जाए, जुस्तजू से किया जाए, पूरा फ़ोकस करके किया जाए, डेडिकेट होके किया जाए, तो वो उसमें सफलता मिलती है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। जैसा कि अच्छा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आपके जीवन की सबसे यादगार पेंटिंग कौन-सी रही है अब तक?
नहीं, मेरी पेंटिंग तो मुझे सभी अच्छी लगती थी जब मैं बनाता था, और बरसों पे सोचता था, उसके बाद कुछ करता था, नया कुछ बन जाता था, कुछ बनाता कुछ था, और वो और बेहतर तरीके से अच्छी बन जाती थी। या उसमें कभी कोई चीजें ऐसी होती थी, मुझे लगता था कि ये नहीं होनी चाहिए, वो हटा देता था, उसको चेंज करके कुछ नए तरीके से और उसको ज्यादा बेटर करने की कोशिश करता था। पहले मैं खुद ही सेटिस्फाई होना चाहता था, जब भी मैं चाहता था कि मेरी कलाकृति बाहर जाए या लोग देखें, पहले मैं खुद तो सेटिस्फाई हो जाऊं। तो अपनी कला से मैं खुद सेटिस्फाई होना चाहता था, उसी हिसाब से मैं उसमें तरमीम करता था, आगे उसमें बदलाव करता था, और एक अच्छी पेंटिंग बनाने की कोशिश करता था। और पेंटिंग मेरी सभी बहुत प्यारी हैं, लेकिन हाँ, ये हकीकत है कि कुछ कुछ पेंटिंग ऐसी होती हैं जो, क्योंकि हम लोग पेंटिंग बना के बेचा करते थे, और एग्जीबिशन हाँ। लगती थी उसमें बेचते थे, या कोई हमारे पास क्लाइंट्स आते थे और लोग आते थे, तो वो बड़े, मेरे फादर का एंटिक का बिजनेस था, तो वो उनके पास आईएएस आईपीएस आते थे, तो मेरे फादर दिखाते थे दिन भर ये कि भाई आप क्या करते हो, तो भाई कुछ नहीं करता, ये पेंटिंग बनाता है। तो वो पेंटिंग देख के बहुत अप्रिशिएट करते थे, बहुत बढ़ाते थे, तारीफ करते थे, बढ़ावा दिया करते थे, और बल्कि कोशिश करते थे कि वो जितने भी उनके अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं उनसे मिलवाना, उन तक पहुंचाना। मुझे यहाँ हमारे राजस्थान में डीजी थे, पहले डीआईजी हुआ करते थे, शांतनु कुमार जी, एक अच्छा। और आर्ट एक आईजी थे, तो वो भी मतलब मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे, कुछ आईपीएस से बहुत अप्रिशिएट करते थे। बल्कि शांतनु कुमार जी ने उनके जो भाई थे नटवर सिंह, जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनसे मिलवाया, और मिलवा के मेरी तारीफ करी, मेरी पेंटिंग उन्होंने खरीदी भी। कुछ पेंटिंग में गिफ्ट में दे दिया करता था इन लोगों को, तो अपने घरों में लगाते सजाते थे, और जो लोग आते थे उनको बताते थे बहुत अच्छा आर्टिस्ट है लड़का, ये वो। तो वो उससे उसके बाद थोड़े फादर कुछ होने लग गए थे, उनको लगा था कि भाई बच्चा कुछ सही राह में, कुछ सही दिशा में जा रहा है, और कुछ कर रहा है, कुछ करेगा और आगे कुछ बनेगा। अच्छा, जब आप इंटरनेशनली अपनी पेंटिंग को लेकर के गए और आपको अवार्ड्स मिलने लगे, पद्मश्री मिलने लगा, तब से पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत फ़र्क भी आया, तो आपके पिता का क्या रिएक्शन होता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वैसे एप्रिसिएशन, देखिए कला को एप्रिसिएशन मिलना बहुत जरूरी होता है। कोई बिल्कुल। भी अगर उसको सर्टिफिकेट देता है या कोई अवार्ड देता है, सम्मान देता है, तो कलाकार जो है ना, उसका हौसला बहुत बढ़ जाता है, और एक सही नई बात। ऊर्जा, एक नई उसके अंदर एक ताकत, एक शक्ति पैदा हो जाती है, और कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे जैसे सम्मान मिलते हैं, उसका कैलिबर जो है ना आगे बढ़ता जाता है, और वो कुछ ना कुछ और बेटर करने का और नया क्रिएट करने की कोशिश करता है, और अच्छा करने की कोशिश करता है, ये तो सही है। लेकिन मेरे जिंदगी में जो मुझे सम्मान मिले, अवार्ड मिले, तो बेहद खुशी हुई। जाहिर सी बात है कि मेरी कला को लोगों ने सराहा, और इस हद तक सराहा कि जब मुझे भारत सरकार ने जिस जिस कंट्री में मैंने भारत का रिप्रेजेंटेशन किया, तो वहाँ लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा तारीफ करी, और मैंने अपने देश का नाम भी रोशन किया, और वहाँ प्राइज भी मुझे मिले। तो वहां से जब मैं आता था तो बहुत खुशी खुशी अपने अवार्ड्स लेके आया करता था, और और आपके पिता क्या यहाँ आके कहते थे सब उस लोगों वक़्त? को बता। पिता भी बहुत खुश होते थे, उस वक्त तक खुश होते थे। और उसके बाद जब मुझे 1993 में नेशनल अवार्ड मिला, तब मेरे फादर को हाँ। लगा कि यार कुछ सही अच्छा काम कर रहा है ये बच्चा, और सही दिशा में जा रहा है। और वो लोगों को बड़ी खुशी खुशी राष्ट्रपति भवन गए, और वहाँ वहाँ पर जाके हमको एक हॉल था, मालबंकर हॉल, तो वहाँ दिल्ली के अंदर वो प्रेजेंटेशन हाँ। दिया, हमको नेशनल अवार्ड दिया गया। महामहिम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, हुँ। क्या नाम था, राजेंद्र राजेंद्र शाह क्या था उनका, सॉरी नाम याद नहीं आ रहा, आप इसको थोड़ा कट कर लेना। तो वो हाँ, हाँ, वो उनको वो मैंने वहाँ राष्ट्रपति जी से उनसे मिला, 1993 में मुझे अवार्ड मिला था। तो हुँ। बहुत फादर यहाँ से काफी लोगों को लेके गए साथ में, और वहाँ जो पूरा प्रोग्राम था, पूरा उन्होंने वहाँ हॉल में बैठ के देखा, तब उनको लगा कि भाई बच्चा सही दिशा में जा रहा है। बड़े खुश हुए थे इस बात को देखकर। तो ये तो बहुत अच्छी अच्छा, जैसे आप पेंटिंग्स बनाते हैं, तो अमूमन कितना समय लगता है एक पेंटिंग को बनाने में बहुत अच्छी, और जब आप लाइव पेंटिंग करते हैं, तो उस दौरान और जब नॉर्मल पेंटिंग करते हैं, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? क्या नहीं, मुश्किलें मैं तो आती हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं कोई भी पेंटिंग बहुत ही पहले से सोचता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, सब्जेक्ट डिसाइड करता हूँ,
उसके बाद में बहुत ही कला में जो है ना, एक मैं बताना चाहूंगा अपने सुनने वालों को कि इसमें जो हाँ। लाइनिंग फोर्स होता है वो बहुत ही जरूरी होता है कि आप लाइनिंग से आप ये जो स्केच तैयार करते हैं वो बहुत ही करेक्ट और बहुत ही पैनी लाइनों से होना चाहिए, बहुत बारीक लाइनें होनी चाहिए। हम जो मिनीचर पेंटिंग बनाते हैं उसके लिए जो ब्रशेज इस्तेमाल करते हैं बहुत ही फाइन स्क्वायरल हेयर ब्रशेज होते हैं, जो गिलहरी होती है उसकी पूंछ के बाल होते हैं, उनसे वो ब्रश बनाए जाते हैं और वो सिंगल हेयर ब्रश होता है एकदम, उससे लाइनिंग करना, बिल्कुल बाल से बारीक लाइनें करना, ये एक बहुत जरूरी होता है। उसके बाद फिर सेकेंडली कलर भरते हैं, कलर फिलिंग कहलाता है वो। उसके बाद धीरे धीरे उसको दोबारा आउटलाइनिंग करके फिनिशिंग करते हैं, तब जाके पेंटिंग बनती है। तो वो जो टेक्निक है वो यही है, सेम है। और जो जहाँ भी कोई पेंटिंग मैंने बनाई या लोगों को सिखाया है वो टेक्निक मेरी वही रही, और उसी अंदाज से, उसी बारीकी से, उसी पूरी लगन के साथ, उसी तरह पूरा उसके ऊपर फोकस करके ऊपर उसके ऊपर तवज्जो देकर मैंने बनाया, और हर जगह मुझे कामयाबी मिली। चाहे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया हो, चाहे मैंने पेंटिंग बनाई हो या वर्कशॉप किया हो, मतलब लगन से और पूरे धैर्य के साथ कराया, उसमें पूरा पेशेंस के साथ काम करता हूँ। ये मेरी टेक्निक शुरू से रही है। अच्छा, आप इंटरनेशनली आपको कई सम्मान से नवाजा गया, तो आपके लिए सबसे बड़ा अवार्ड कौन-सा है आपकी ज़िंदगी का? देखिए, सबसे बड़ा अवार्ड जो है ना है कि ये है कि जहाँ कुछ अच्छे कदरदान कला के आते हैं और मेरी पेंटिंग को जिस अंदाज में वो पकड़ते हैं, मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये कदरदान है। और जिस तरह वो देखते हैं, जितना लगन से देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो अप्रिशिएट भी करते जाते हैं, तारीफ भी करते जाते हैं कि भाई इतना डिटेल में इतना बारीक काम कैसे करते हो। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड वही होता है, जो मेरी पेंटिंग को और मेरी कला को जो है ना, अगर एक पहचान मिलती है और एक उसकी हाँ। तारीफ होती है, तो मुझे उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं लगता। बाकी अवार्ड देना तो ऊपर वाले के हाथ में है, और हमारे भारत सरकार ने भी मुझे काफी अवार्ड से नवाजा। जिस जिस देश में मैं भारत की तरफ से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो मैंने कोशिश की कि भाई मैं अपने देश का नाम रोशन करूं, और वहां से फर्स्ट प्राइज जीता मैंने। सिर्फ एक जगह दुनिया में, एक जगह ऐसी थी जहां मैं मुझे अल्जीरिया में एक बार तो फर्स्ट मिला था, सेकंड टाइम में मुझे सेकंड प्राइज मिला था। और जिन जिन साहब को मिला था, ईरानी थे वो, उनको फर्स्ट प्राइज मिला था, तो मुझे उनको उनसे देख के जलन नहीं हुई, बल्कि ये लगा कि भाई इस आदमी में क्या खासियत है। मैंने उसकी पेंटिंगों को बड़े गौर से देखा और पाया कि वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे और वो डिजर्व करते थे फर्स्ट प्राइज के लिए। लेकिन मैंने वहां ये ठान लिया था कि मैं कभी भी इनसे ज्यादा बेहतर काम करूंगा और इनसे ज्यादा बेहतर बनाऊंगा। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे तेहरान जाने का, ईरान जाने का मौका मिला, और वहां भी एक आर्ट कंपटीशन था और उसमें उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, वो मौजूद थे। हुँ। वहां उनको सेकंड मिला, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, और मैं बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बना के ले गया। मेरे पास पेंटिंग है, पीछे है, और बहुत दिखाइए, आप दिखाइए, खूबसूरत पेंटिंग प्राइज। दिखाइए। तो इसके लिए आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला। मुझे फर्स्ट, अब दिख रही है आपको अच्छी अच्छी तरह? काफ़ी डिटेलिंग सॉरी। के साथ बनाई है आपने, हाँ। हम्म। इसमें मैंने ये जी, करा है जी। कि जो ये है ना, इसमें ब्लू ब्लू जो दिखाया है, इसमें दिखाया है ब्लू ब्रह्मांड है, और हाँ। ये धरती दिखाई है, प्लेनेट दिखाया है, ये भारत, ये अपना इंडिया का, ये इंडिया नहीं, प्लेनेट है अपना, धरती है। जी। और इसमें कोई भी पावर, जैसे हॉर्स पावर, फीनिक्स पावर, या मैन पावर, या ड्रैगन पावर, हुँ। कोई भी पावर जब ओवरराइज करती है ना, जहाँ बहुत शक्ति बहुत महान हो जाती है, तो हाँ, वो हाँ। मतलब जो है ना, फिर वहां शांति नहीं रहती। तो मैंने यहाँ से पीगन्स को जाते हुए, कबूतरों को जाते हुए दिखाया है, और ये दिखाया है कि जो है ना, कोई भी जैसे अमेरिका अमेरिका है, जो भी सुप्रीम पावर है, तो जहां जहां हाँ। देखिए आप किस तरह लड़ाइयाँ हो रही है, किस तरह हो रहा है, मारकाट हो रही है, लोगों में वो हो रहा है, आपस में जंग चल रही है। तो इसलिए क्या होता है कि फिर वहां शांति कायम नहीं रहती। ये इस तरह पे हुँ। लेके गया था, और ये मैंने जो बॉर्डर है ये वाला, इस बॉर्डर को ईरानी टेक्निक में बनाया था, इसमें मुझे हाँ, हाँ। फर्स्ट प्राइज मिला। बहुत अच्छी बात है ये। तो जैसे अभी शाकिब सर आप मुझे बता रहे थे ये पूरी पेंटिंग की डिटेलिंग, तो जैसे इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है? कोई साइकोलॉजी होती है जैसे हम हर आप पेंटिंग्स बनाते हैं, तो कोई भी पेंटिंग्स के पीछे जैसे आप जी, मुझे डिटेलिंग बता रहे थे कि कबूतर देखिए दो बनाया है दो मैंने। तरह से मैं बताना चाहूंगा कि दो तरह से पेंटिंग बनती है।
एक तो ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे पास पेंटिंग लेके आते हैं कि भाई ये फला एल्बर्ट म्यूजियम में रखी है या मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में रखी है, और वहां पर से वो पेंटिंग तो ला नहीं सकते, उसका प्रिंट लाते जी हैं। प्रिंट लाने के बाद में हमको कमीशन के तौर पे वो हमसे बनवाना चाहते हैं कि इसकी कॉपी हमें बिल्कुल उससे बेटर तरीके से आप कर दें। तो मैं उसका भी माहिर हूँ, मतलब मास्टर हूँ, क्योंकि मुगल आर्ट में जो है ना, मैं मेरी बहुत जबरदस्त पकड़ है और मैं बहुत डिटेल के साथ काम करता हूँ। तो एक तो पेंटिंग वो बनती है जिसमें हम रेप्लिका के तौर पर या कमीशन के तौर पर उस पेंटिंग की कॉपी करते हैं। दूसरी पेंटिंग हमारी जो है ना, वो ये होती है कि जो हम कुछ सब्जेक्ट, कुछ हमारे अंदर कुछ क्रिएटिविटी हम करना चाहते हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट एक चीज बनाते बनाते ऊब जाता है, उसके बाद वो जी कोशिश करता है, एफर्ट करता है कि जो है ना मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा रचूं जो बहुत ही, जिसको लोग अच्छा समझे, कुछ नया क्रिएशन होना चाहिए। उस हिसाब जी से फिर वो अपनी एक सब्जेक्ट तलाश करता है, एक अपनी कल्पना में, अपने इमेजिन में कुछ ऐसी चीजें इकट्ठी करता है। जैसे मैंने कुछ पेंटिंग बनाई है, जैसे एक ये दिखाई जिसमें दिखाया है कि कोई भी शक्ति अगर महान हो जाती है और बहुत ज्यादा हाँ असीम हो जाती है तो फिर वहां शांति नहीं रहती। ये टाइटल है इसका। शांति नहीं। दूसरा मैंने एक पेंटिंग ऐसी बनाई है जिसमें दिखाया है कि जो जो मानव की उत्पत्ति, जो इंसान की जो पैदा किया गया है, वो और नारी की सेवा के लिए किया गया है। क्योंकि वो नारी की खिदमत करना मतलब जैसे बाप बन के खिदमत करता है, पति बन के करता है, भाई बन के उसकी सेवा करता है और उसको आगे बढ़ाता है, आगे चढ़ाता है। तो उसको लेके एक मैंने जी एक इस तरह की पेंटिंग बनाई। एक पेंटिंग ऐसी बनाई कि जो स्पिरिचुअल पावर ऑफ वोमेन, उसका टाइटल है। उसमें हाँ दिखाया है कि मैंने कुछ एक नारी है, औरत है, उसके हमल में ही क्यों, मतलब रूह आती है, क्यों आत्मा आती है, बच्चे में धड़कन आती है और वो बच्चे को जन्म देती है, पालती पोसती बड़ा करती है। और वो सब, या मैं, मेरा मानना ये है कि अगर खुदा के पास जो ताकत है, उस वो ही ताकत जो है ना एक औरत में भी है। जो औरत इस तरह से किसी बच्चे को जन्म देना और उसमें आत्मा आना और जाना, ये उसके इख्तियार में है। तो मैं स्पिरिचुअल पावर ऑफ वुमेन के नाम से मैंने एक औरत को दिखाया। उसमें दिखाया है कि उसके चारों तरफ बड़े बड़े सूफी संत हैं, वो चक्कर काट रहे हैं और वो बहुत नशीली आंखें और सुंदरता, उसकी कर्लिंग बाल, उसके हेयर, उसकी बॉडी का लचक, मैंने रिदम, उसमें एक रिदम में डांस कर रही है। वो मेरे पास पेंटिंग है, मैं आपको भेज दूंगा। तो वो हाँ प्लीज। अ, उस पेंटिंग में मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि वो बड़े बड़े, वो चाहे अगर औरत, तो वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी अपने कब्जे में, अपने बस में कर सकती है। इसी तरह जिस तरह के खुदा की इबादत में लोग इतने लीन हो जाते हैं कि हाँ वो खुदा को भी एक दिन हासिल कर लेते हैं, पा लेते हैं। तो वो तो ऐसा सेंस से आपने कुछ बहुत नए बड़ा तस्वीर लेके बनाया। महिलाओं के लिए, जी 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 जी, बहुत बड़ी बात जी जी कही आपने। अच्छा, इसी के जी साथ अब मैं टॉपिक पे आना चाहूंगी। जैसे जी आपका जो आर्ट है और आज के टाइम पे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने सुना होगा। हम्म, तो आपको क्या लगता है, जी। वो कई हद तक इन सब चीजों को खत्म कर रहा है, एक कला को खत्म कर रहा है? आप उस बारे में क्या समझते हैं, कैसा मानते हैं उसे? नहीं, मेरा मानना यह है कि जो हम हाथ से जो अपने काम करते हैं, जो जी हैंडवर्क करते हैं, उसको कोई मशीन नहीं कर सकती। हम्म क्योंकि कलाकार हमेशा, मिनिएचर आर्ट में तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि इतनी डिटेल लाना है, इतनी एक्यूरेसी के साथ काम करना, मेरे ख्याल से हम्म। किसी भी मशीन का बस की बात नहीं है। तो जितना हम, मतलब अ, लगन और मेहनत से, पेशेंस के साथ डॉटिंग करते हैं, उसकी आउटलाइनिंग करते हैं, ये काम किसी मशीन का नहीं हो सकता। अगर मशीन करने में कामयाब होगी तो मुझे पता नहीं क्या हो सकता है, आगे चल के कुछ भी हो सकता है। लेकिन साइंस तो बहुत तरक्की कर रही है, इसमें दो राय नहीं है। उससे फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। तो हम्म। मेरा यह है कि भाई कोई कला हमारी जो है ना कभी खत्म नहीं होगी, और बल्कि इसकी और वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि जो जो बिल्कुल मशीन या आपने जो भी कोई सही चीज कहा। नहीं कर पाएगी, वो हाँ इंसान बिल्कुल। अगर करेगा तो वो कभी मजबूर नहीं होगा। बहुत सी चीजें, बहुत सी कलाएं, बहुत सी आर्ट ऐसी हैं कि जिनको हो सकता है हम्म। कोई एआई बना दे या प्रिंट निकाल देते हैं लोग। मैंने देखा है कि लोग चाइना से कुछ माइकलो एंजेलो की, इसकी उसकी पेंटिंग प्रिंट निकलवा के लाते हैं, और वो बजाय किसी आर्टिस्ट से बनवाने के और या उसकी कॉपी कराने के, वो जो है ना वो अपने वॉल पे या वॉल पैनल्स में वो पेंटिंग बना के लगा देते हैं। तो ये इतना तो कला में फर्क तो पड़ा है लोगों को। लेकिन कुछ ही लोगों को पढ़ा है। लेकिन मैं मिनीचर के लिए कह सकता हूँ कि मिनीचर में इतनी सारी डिटेल्स होती है, इतना सारा
उसको पेशेंस के साथ बनाना पड़ता है कि फिर वो मशीन बस की बात नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा शाकिर सर, क्योंकि एक एआई वाले आर्ट में और एक इंसान के द्वारा बनाए हुए आर्ट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी आर्ट को बनाता है, दर्शाता है अपने आर्ट को, तो उसमें इमोशंस भी आते हैं, एआई में नहीं आते बिल्कुल। हैं, जितना मैं जानती हूँ। वो उसका सोच होता है, उसका एक नजरिया होता है, वो उसी को उकेरता है और वो उसके लिए बाकायदा कल्पना करता है। या आर्टिस्ट की मैं बताना चाहूंगा कि आर्टिस्ट के पीछे, हाँ, आर्टिस्ट जो है ना बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। वो उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, उसके क्या अच्छा है क्या बुरा है, उससे बहुत प्रभावित होता है। प्रभावित होने के बाद में वो अपनी पेंटिंग को के ऊपर उसके असरात छोड़ता है, वो आती हैं, वो इमोशंस आते हैं। और वो इमोशंस आने होते के हैं। बाद में जो सही मायनों में आर्ट क्रिटिक्स हैं वो इमोशंस को समझते हैं अच्छे से, कि जो है ना, हाँ बिल्कुल। इन्होंने, कलाकार ने कितना इसके साथ न्याय किया है। अच्छा, जाते-जाते मैं आपसे अपील करूँगी कि आने वाली पीढ़ी को, हम जैसी युवा पीढ़ी को आप मिनिएचर के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अपनी विरासत को आप जिस तरीके से, जिस अनमोल तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जितने युवा हैं, ये हमारी धरोहर है, हमारी एक तरह से रूट्स है मिनिएचर पेंटिंग। इसको मरने नहीं दिया जाए, बल्कि बच्चों में थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस की थोड़ी कमी है, क्योंकि मिनिएचर आर्ट में बहुत ज्यादा धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, तभी वो ये कलाकृति की जा सकती है। और जबकि मैं देख रहा हूँ भारत में जो हमारे जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो, उनको थोड़ा अवेयरनेस कम है। उसकी वजह ये है कि हमारे जो ये कोर्स स्कूलों में और मतलब कॉलेजेस में इसका चलन होना चाहिए, सिखाना चाहिए, इसकी क्लासेस होनी चाहिए। भारत सरकार को भी चाहिए कि वो इस ओर ध्यान दे। और जो डाइंग आर्ट है, जो जो आर्ट खत्म होने जा रही है, या बच्चों का रुझान उसमें नहीं है, जब तक आप कोई कलाकृति उनको दिखाएंगे नहीं, आप उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे, या वो हुँ, उनको पढ़ाया नहीं जाएगा, तो धीरे धीरे कोई भी कला होगी या कोई भी चीज हो, धीरे धीरे खत्म हो जाती है, चाहे वो हिस्ट्री क्यों ना हो। खत्म हो जाता लेकिन जो है ना, अगर आप उनको उनकी क्लासेस करते हैं, या कॉलेजों में उनके, मतलब स्कूलों में वहाँ क्लासेस चलती हैं, या उनको साथ वर्कशॉप होता है, तो बच्चों को पता लगेगा कि हमारी कितनी बेशकीमती ये कला है, और इसमें क्या क्या है, है। कैसे बनती है। आज फॉरेन से लोग मेरे पास सबसे ज्यादा लड़के लड़कियां आते हैं सीखने के लिए। वो यहाँ वक्त हुँ, देते हैं, टाइम देते हैं, पैसा देते हैं, और बहुत लगन के साथ सीखते हैं। एक एक महीने, 8 8 10 10 दिन के लिए यहाँ अपना प्लानिंग करके आते हैं, और बहुत अच्छा खर्चा करते हैं, होटल में रहते हैं, मुझे भी एक अच्छा अमाउंट पे करते हैं। और वो सीख सीख कर जा रहे हैं, और वहाँ जाने, फॉरेन में जाने के बाद में वो वहाँ लोगों को सिखा रहे हैं अपनी कला। हुँ, वो हम उनसे एक दिन का अगर 10,000 रुपये पर डे चार्ज कर रहे हैं, तो वो मतलब एक दिन से $1,000 या $2,000, मतलब एक मतलब चार्ज करते हैं, डॉलर डॉलर मतलब चार्ज लेते हैं वहां से। तो इसलिए क्या होता है कि वो लोग एक अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं, और कला का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। जिस जिस कंट्री में मैं गया हूँ बाहर, और सबने जहां जहां कंपटीशन हुआ, आर्ट कंपटीशन हुआ, और मैंने वहां पर अपना कला का मुजाहरा किया, अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिया, तो हर आदमी कहता है, सर आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आके सिखाएं। अब मेरी उम्र इतनी वो नहीं रही है कि मैं बाहर विदेशों में रह के इतना टाइम दे के लोगों को सिखाऊं। मैं कहता हूँ आप जयपुर आ जाओ, मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा, आप आपको सिखाऊंगा, आप आ जाइए। और लोग आते भी हैं, और आके यहाँ सीख के भी जाते हैं। तो हमारे जो युवा है, यूथ है, उनको थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। मेरे बच्चे जो है वो भी मतलब, उनको अंदर आर्ट तो है, मेरा के हेरिडिटी है, लेकिन वो चूंकि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, पढ़ लिख गए, तो सब कोई भी मतलब इसमें टाइम देना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, वक्त की कमी है उनके हुँ, पास। तो जी, अब उसमें, और फिर दूसरी बात, ये धैर्य भी नहीं है उनमें, इतना पेशेंस भी नहीं है। धैर्य नहीं है, सही तो सही मैं कह रहे हैं। यही चाहूंगा कि भाई बच्चे सीखें, मेहनत करें, लगन से हुँ, आगे बढ़ें। और कोई भी चीज इतनी आसान तो नहीं होती, लेकिन सीखना, हर जिस चीज कला क्षेत्र में भी जाएंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा डेडिकेशन देना पड़ेगा, पूरी डेडिकेट होकर काम करना पड़ेगा। और कोई चीज ऐसी मुश्किल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना। तो वही वाली बात है कि आप मेहनत करते करते, जितनी आप अभ्यास करेंगे, जितना आप उसमें रियाज करेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे, और अपना कला को आगे ले जा सकते हैं। इसमें दो राय नहीं बिल्कुल है। सही। बहुत-बहुत शुक्रिया
शाकिर सर आपका, आपने इतना कीमती वक्त दिया और हमारे दर्शकों को बताया किस तरीके से आप अपनी लघु चित्रकला को, अपनी विरासत को बचा रहे हैं, नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप आगे बढ़ रहे हैं। आवाज द वॉइस भी यही आपको आपके लिए दुआ करेगा कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, लोगों तक अपनी कला को पहुंचाते रहें और समाज में एक मैसेज दें और समाज सेवा ऐसे ही करते रहें। फिलहाल आपसे इजाजत ले लेते हैं हम दर्शकों से भी अपने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमें आप सब्सक्राइब कर लें आवाज द वॉइस को, और आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।